नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग संख्याओं से भरा हुआ यानी मैथ का वो चैप्टर जिसमें सबसे ज़्यादा संख्याओं के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। कितने तरह की संख्याएं होती हैं, संख्या पद्धति कैसी होती है, ये सिस्टम कैसा है, कौन कौन सी संख्याओं के बारे में जानना है, वो क्या होती हैं, कैसी होती हैं, उन सब के बारे में पूरी संख्याओं का कलेक्शन, पूरी मैथ की शुरुआत जहाँ से स्टार्टिंग होती है संख्याओं से, गणनाओं से, कैलकुलेशन से, वही चैप्टर आज आपके सामने है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट नंबर पे कोई चैप्टर रखा जाता है तो उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। गणना, कैलकुलेशन, गणित गणनाओं का स्वरूप है, गणित कैलकुलेशन का नाम है। कुछ ना कुछ गणना जरूर आदमी करता है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन जरूर करता है। जैसे कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि गणित नहीं आती, मैथ नहीं आती, बहुत वीक है। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो बिना गणित के सहारे हम एक कदम भी नहीं चल सकते, अपने जीवन का एक दिन नहीं बिता सकते। कुछ भी कैलकुलेशन, हर समय हमारा दिमाग कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर रहा होता है। सब्जी लेने आप पहुँचे, वहाँ पर देखा आलू लेना है, इतने का आलू, 5 रुपए किलो आलू है तो कितने किलो लेना है, 5 किलो लेना है तो कितने रुपए इसको देने हैं, 50 की नोट उसको दे दी तो कितने रुपए वापस करेगा। ये गणनाएँ हैं, कैलकुलेशन हैं। मैथ लगा रहे हैं हम लोग, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। हम लोग के पास केवल एक ही काम है, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को हम लोग वर्क करते हैं, किसी चीज़ पे, किसी सब्जेक्ट पे, तो वो है मैथ। कैलकुलेशन चलता रहता है, गणनाएं चलती रहती हैं। तो गणित गणनाओं का स्वरूप है। गणनाओं के लिए, कैलकुलेशन के लिए हमको संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। संख्याओं की आवश्यकता के लिए संख्याओं के पूरे समाज को, पूरे सिस्टम को समझना पड़ता है, उसकी पद्धति को समझना पड़ता है। ये संख्याओं को समझने की पद्धति है, इसीलिए ये संख्या पद्धति है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, यानी संख्याओं के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। संख्याओं के बारे में जानकारी स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति के इस मेन चैप्टर के बेसिक्स पे जब हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे पहले नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम कितने तरीके का होता है और उसमें से हम लोग को कौन सा नंबर सिस्टम अपनी मैथ्स में पढ़ना होता है, वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसका ध्यान देते हैं थोड़ा सा। तो संख्या पद्धति की अगर बात की जाए संख्या पद्धति, इसमें चार टाइप हो जाते हैं इसके। एक, दो, तीन, चार। सबसे पहला टाइप है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलविक संख्या प्रणाली। डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलविक संख्या प्रणाली। दूसरा हमारा हो जाता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा हमारा हो जाता है ऑक्टा। ऑक्टा नंबर सिस्टम। और चौथे प्रकार का हो जाता है हेक्सा नंबर सिस्टम। लेकिन अगर मैथ की बात की जाए, जो हम लोग की मैथ में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हमको मिलेंगे केवल इसमें दशमलविक संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम पे। अब दशमलव संख्या प्रणाली के बारे में, दशमलविक संख्या प्रणाली के बारे में हम लोग को पढ़ना है।
बाकी जो ये तीन आपके हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टा एंड हेक्सा, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं कि जैसे स्मार्टफोनों का यूज़ हम लोग करते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, उसमें जो संख्या प्रणाली का यूज़ होता है वो कहलाती है हमारी बाइनरी। ऑक्टा की अगर बात करें तो किसी एक सर्वर से दूसरे सर्वर को कनेक्ट करना, किसी एक जगह के सर्वर से दूसरे बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग, उस समय ऑक्टा सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और उससे अच्छी स्थिति पे जाएं, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया या सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह हो गई, उसके लिए जब हम लोग किसी संख्या प्रणाली का यूज़ करते हैं तो वो होती है हमारी हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो लेकिन मैथ की अब बात करें तो इसमें हम लोग को मिलेगी जानकारी या क्वेश्चन मिलेंगे, वो किसके मिलेंगे? दशमलविक संख्या प्रणाली के। अब दशमलविक संख्या प्रणाली को अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसके साथ बढ़ते ही हम लोग को क्या मिलेगा? सबसे पहले इसका नाम दशमलविक संख्या प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, नंबर सिस्टम, दशमलविक संख्या प्रणाली, इसमें हमारा बेस जो हो जाता है, आधार हो जाता है 10। आधार 10 क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, इसको अगर ध्यान दें तो हमारे नंबर्स की अगर बात की जाए, पूर्ण संख्याओं की बात की जाए, होल नंबर्स की बात की जाए, तो हमारे कितने नंबर्स होते हैं? 0 to 9 पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह 9 तक कितने हो गए? 10। इसीलिए आधार 10 हो जाता है, इसका नाम हो जाता है दशमलविक संख्या प्रणाली। तो इसका हमको ध्यान देना है कि हमारे पास पूर्ण संख्याएं कितनी हैं? 0 to 9 तक, और इसीलिए हमारा बेस हो जाता है 10। अब बेस 10, आधार 10 कैसे समझते हैं हम? अगर साइंस वगैरह में आप देखते हैं कि कोई नंबरिंग लिखी होती है, किसी चीज़ का मान लिखा होता है, तो 10 की पावर में लिखा होता है। 10 की पावर के अलावा आपने देखा नहीं होगा कि 10 की पावर के अलावा किसी और पावर के रूप में उसको व्यक्त किया जाए, क्योंकि हमारी जो संख्या प्रणाली हम लोग यूज़ करते हैं, मैथ में यूज़ होता है, वो होती है हमारी दशमलविक संख्या प्रणाली, जिसका बेस, जिसका आधार 10 है। आधार 10 को अगर थोड़ा सा क्लियर किया जाए तो आधार 10 को समझने के लिए कि जैसे कोई संख्या हम लोग लिखते हैं तो उसको लिखने का क्रम तो हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेकिन उसको पढ़ते समय उसको दाहिने से बाएं की ओर पढ़ना चालू करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, 2, 3, 4, 5, 2345 लिखना हमने स्टार्ट किया इसको इधर से इधर की ओर, लेकिन जब इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इन सबको देखना चालू करते हैं तो वो हम लोग किधर से चालू करते हैं? इधर से। अब ये क्या है हमारी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई 1, दहाई 10, सैकड़ा 100 और हजार का मतलब 1000। इसको अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा 10 की पावर 1 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। तो इसमें हम लोगों ने ध्यान दिया कि हमारा आधार क्या है? 10, इसीलिए 10 की पावर के रूप में व्यक्त करते हैं। और हमारे 10 क्यों? क्योंकि 0 to 9 10 अंक हो गए हमारे, इसलिए दशमलविक संख्या प्रणाली का आधार 10 हो जाता है। उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग 10 की पावर का यूज़ करते हैं। और अगर अब बात की जाए, इसके आगे बढ़ें कि संख्याएं के प्रकार पे आएँ, संख्याएं कितने तरह की होती हैं, उनके बारे में अगर हम लोग जानना स्टार्ट करें तो हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। इसमें अब हम लोग को जानना है कि 2 प्रकार की संख्याएं या 3 प्रकार की संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं हमारी। तो संख्याएं 2 प्रकार की हो जाती हैं हमारी। एक आपकी हो जाती हैं पूर्णांक संख्याएं और एक हो जाती हैं भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं कैसे पहचानते हैं उसका ध्यान देते हैं
कि अगर हम लोग बात करें पूर्णांक संख्याओं की, पूर्णांक और भिन्न, बैंक में कभी आप जाइए, पासबुक की एंट्री करवाइए या किसी होटल, रेस्टोरेंट, मॉल के बिल को ध्यान से देखिए, तो वो दो रूपों में संख्याओं को लिखते हैं, रुपए को लिखते हैं, मूल्य को लिखते हैं। उसका अगर ध्यान नहीं दिया तो उसको एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा कि दो रूपों में उसको लिखा जाता है, एक पूर्णांक के रूप में और दूसरा भिन्न के रूप में। पहला पूर्णांक और दूसरा भिन्न के रूप में। कैसे? अगर लिखा हुआ है 450 रुपये, कभी भी बिल लीजिए कंप्यूटराइज या जैसे भी, खासकर बैंक पासबुक अगर उठा के देखिए, उसमें जो एंट्री हम लोग करवाते हैं तो उसमें इस तरह की संख्याएं नहीं लिखी होती, रुपए इस रूप में नहीं लिखा होता हमारा। कभी ध्यान दीजिएगा, या इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आज ही ध्यान दीजिएगा अपनी बैंक पासबुक का, कि उसमें संख्याएं दो रूपों में लिखी होती हैं, एक हमारे पूर्णांक और दूसरा भिन्न के रूप में। मतलब ये 450 रुपये इस तरह नहीं लिखा होगा, इसके लिखने का अंदाज होगा 450.00, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा पूर्णांक हो गया और ये वाला पार्ट हमारा भिन्न के रूप में आ गया। अब दशमलव के बाद वाला इधर वाला हिस्सा अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। और लेकिन जब इसको दोनों रूपों में लिखते हैं तो ये हमारी कहलाती है दशमलविक संख्या प्रणाली, तो यानी पूर्णांक और भिन्न का रूप। वास्तविक संख्याएं, दो संख्याएं जैसे 1 और 2, 5, 6, 10, 11, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर दो संख्याएं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। इसका ध्यान देना है हमको कि हम लोग को दिख रहा है कि 1 के बाद सीधे 2 आ गया, इसके बीच में अनंत संख्याएं हैं। जैसे स्केल का ध्यान दीजिए कि सेंटीमीटर या इंच वाली स्केल है हमारी, उसमें 1 और 2 के बीच में छोटे छोटे खाने बने हैं, यानी 1 के बाद डायरेक्ट 2 नहीं आ रहा, उसको 2 लगातार नंबरों के सेंटीमीटर के बीच में देखिए 10 खाने बने हैं। अब उन 2 खानों के बीच में अगर हम ध्यान दें तो उसमें 10 खाने बनाए जा सकते हैं। तो यानी 2 लगातार संख्याओं के बीच में, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, इसका आपको ध्यान देना है। तो ये था पूर्णांक और भिन्न का रूप। अब इसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो फिर 2 तरह की संख्याएं हमको परेशान करती हैं, और वो 2 तरह की संख्याएं कौन सी होती हैं हमारी? वो 2 तरह की संख्याएं होती हैं हमारी परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब बात आती है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या के लिए हमको जानना यह है कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको P/Q के टर्म्स में लिखा जा सके, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके। लेकिन इतनी डिफिनीशन तो हम लोग को बहुत इजी गोइंग में याद रहती है, लेकिन अगर इसकी और अच्छी डिफिनीशन और ध्यान से अगर इसकी डिफिनीशन को देखें, समझें, तो उसमें हमको पता लगता है कि P/Q के रूप में इसको लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। लेकिन इसकी 2 कंडीशंस और हो जाती हैं कि हमारा अंश और हर, जैसे भिन्न है अंश हर, अंश और हर के लिए ध्यान देना होता है हमको। अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए हमारी। अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। और दूसरा, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 2 तरह की संख्याएं हमको मिली, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके,
भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। और दूसरी चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली चीज़ कि अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी पहचान है परिमेय संख्या की। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें इसके 5, अब आप कहते हो इसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा, 5/1, 1/2, -3/4, तो ये परिमेय संख्याएं हो गई। यानी जितनी लगभग वास्तविक संख्याएं हमारी सब परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। लेकिन अपरिमेय को समझना भी ज़रूरी है, जबकि हमारा यूज़ सबसे ज़्यादा जो है परिमेय संख्याओं को लेके ही है। अपरिमेय से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर दो चीज़ें हैं तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि अगर हम अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो बहुत आसान डेफिनेशन कि एक बार अगर आप ध्यान दे देंगे तो दोबारा उसको नहीं भूलेंगे। अपरिमेय के लिए अगर हम लोग ध्यान दें, अपरिमेय संख्या जिसको विभाजित ना किया जा सके, जिसको विभाजित ना किया जा सके और जो आवृत्ति ना हो, जिसको विभाजित ना किया जा सके और जो आवृत्ति ना हो। अब इनको समझना है कि ये क्या है। विभाजित ना किया जा सके या आवृत्ति ना हो, तो अगर आवृत्ति को समझें जैसे 1/3, तो 1/3 को अगर हम ध्यान दें तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 0.3333। आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। आवृत्ति ना हो और जिसको विभाजित ना किया जा सके, इसको समझना है कि जिसको विभाजित ना किया जा सके। तो आप सिंपल वे में अगर समझें इसको, वर्गमूल, अगर वर्गमूल लें हम, आपसे पूछा जाए √4 तो इसका मान कितना आ जाएगा 2। लेकिन इसी जगह जब हम आपसे पूछें कि √2 इसका मान बताइए, √2 का मान हो जाएगा 1.41। ठीक है, इस तरह अनंत तक चलता चला जाएगा। और इसमें ध्यान दीजिए, इसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा, आवृत्ति नहीं हो रही, इसलिए ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो सबसे मेन दो चीज़ें को ध्यान कि जिसको विभाजित ना किया जा सके और जो आवृत्ति ना हो वो कहलाती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। लेकिन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो हमको मिलेगा, एग्ज़ाम में जो हमको पढ़ना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो पढ़ना है परिमेय संख्याओं के बारे में। तो अब अगर परिमेय संख्याओं को विभाजित किया जाए, परिमेय संख्याओं को बांटा जाए, तो कितने रूपों में उसको बांटा जा सकता है, उस पे ध्यान देते हैं और बढ़ते हैं परिमेय संख्याओं पे। परिमेय संख्याओं की अगर बात की जाए, परिमेय संख्याएं, इसको दो भागों में बताया गया था आपको शुरुआत में अभी, पूर्णांक और भिन्न। तो दो रूपों में बट गया हमारा पूर्णांक और भिन्न। अब पूर्णांक और भिन्न को समझ लिया था हम लोगों ने बैंक पासबुक के थ्रू, इस तरह के एग्जाम्पल को लेके। अब पूर्णांक को अगर बांटा जाए तो पूर्णांक को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं, उसका अगर ध्यान दें तो पूर्णांक को बांटने के लिए हमारा एक स्केल हो गया जिसमें मिड पॉइंट पे आपका 0 आ गया। इधर की ओर राइट साइड मूवमेंट होगी तो हमारे धनात्मक संख्याएं आ जाएंगी, पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, और इस ओर बढ़ेंगे तो हमारे निगेटिव नंबर आ जाएंगे, ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी, ऋणात्मक संख्याएं यानी -1, -2, इस तरह माइनस अनंत तक। और इधर की ओर बढ़ते हैं तो +1, +2, और ये कहाँ तक बढ़ जाएंगे, प्लस अनंत तक।
तो ये हमारे पूर्णांक हो गए। तो इसमें 0 के इधर की ओर आप बढ़ते हैं तो ये ऋणात्मक, और इधर की ओर बढ़ते हैं तो धनात्मक संख्याएं मिल जाती हैं। अब 0 क्या है? 0 बिल्कुल न्यूट्रल नंबर हो गया कि इसको किसी के साथ घटाने या किसी के साथ जोड़ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब इसी जगह जब पूर्णांक को हम लोग बांटते हैं कि पूर्णांक को कितने रूपों में बांटा जा सकता है, तो पूर्णांक के लिए जब हम बढ़ते हैं आगे, पूर्णांक को फिर हमने बांट दिया 3 रूपों में। पूर्णांक को 3 रूपों में किस तरह बांट सकते हैं? पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, और अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। तो 3 रूप कौन से आ गए हमारे पास? पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, और अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो अब इस पे अगर देखें, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स किसको कहते हैं? होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरुआत करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए 1 2 3 4 अनंत तक, ये कहलाती है हमारी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर। 0 1 2 3 इस तरह कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। लेकिन इसी जगह जब प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए, नेचुरल नंबर्स की बात की जाए, तो नेचुरल नंबर्स के लिए हमको ध्यान देना होता है कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्टिंग जिनकी हो, 1 2 3 4, ये कहाँ तक? इनफाइनाइट तक हमारा। तो इसका ध्यान देना है। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में कन्फ्यूज़न बहुत होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, तो आपको ध्यान देना है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स किसको कहते हैं? जिनकी स्टार्टिंग 0 1 2 3 से लेके आप इनफाइनाइट तक चले जाइए, अनंत तक चले जाइए, ये हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। जबकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से मानी जाती है। 1 2 3 4 इस तरह कहाँ तक बढ़ते चले जाएंगे हम लोग? अनंत तक। अब इसी जगह नंबर आता है अभाज्य का और भाज्य का। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं हम ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। लेकिन ये डिफिनीशन पर्याप्त नहीं है, ये डिफिनीशन पूरी नहीं है। इस डिफिनीशन को, इस परिभाषा को अगर पूरा किया जाए कि वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हों। अब जैसे ही याला लास्ट वाला वर्ड हमने बोला, लास्ट वाला सेंटेंस बोला, तो यहाँ से कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो गया। अब ये अलग अलग क्या है, या इसको और अच्छे शब्दों में समझें कि अभाज्य संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी जिसके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड हों। जिसके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड हों वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब अगर इसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति क्या होती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी। अभी जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 अभाज्य है कि नहीं है। अब अगर इसके हम फैक्टर करें तो 1 × 1, एक ही फैक्टर को, एक ही गुणनखंड को हमने 2 बार लिख दिया। जबकि अभाज्य की डिफिनीशन अभी क्या डिस्कस हुई? केवल 2 अलग अलग गुणनखंड जिस भी संख्या के होते हैं वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 के जब हम लोगों ने फैक्टर किए तो ये 1 × 1 आया और ये 2 अलग अलग गुणनखंड नहीं दे पा रहा, इसलिए ये क्या है? अभाज्य नहीं है। अभाज्य की शुरुआत 2 से होती है। इसके अगर गुणनखंड करें हम तो हमारा आता है कि 2 अलग अलग गुणनखंड, 1 और 2, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई हमारी 2। तो अभाज्य की परिभाषा क्या हुई? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड हों वो हमारी कहलाती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर।
अभाज्य के बाद जब हम बढ़े भाज्य संख्या पे, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या के लिए ध्यान देना है हमको। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम 3 गुणनखंड हो वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लिया जाए 4, 8, 12, 4 के अगर फैक्टर करें 1, 2, 4, 1 से भी डिवाइड होती है, 2 से भी डिवाइड होती है, 4 से भी डिवाइड होती है। 12 के फैक्टर करें 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब आप कहेंगे कि 3 से ज़्यादा हो गए, आपने ध्यान नहीं दिया। कम से कम 3 गुणनखंड हो, ज़्यादा चाहे जितने हो चलेगा, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए हमारे, यानी कम से कम 3 संख्याओं से वो विभाजित हो रही हो, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं। लेकिन कन्फ्यूज़न क्या आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए कि 1 क्या है, भाज्य कि अभाज्य? तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, ये ना भाज्य और ना ही अभाज्य की श्रेणी में है। तो छोटे छोटे कई क्वेश्चन बन के आ गए हमारे सामने कि पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं। इस पे अगर ध्यान देंगे, इसकी बेसिक का ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन की शुरुआत होने से पहले कई क्वेश्चन के आंसर आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। अब उसके बाद जब पूर्णांक को हम और 2 रूपों में बांटें, तो ये 2 रूप कौन से आते हैं हमारे? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या के बारे में अगर पूछा जाए कि सम संख्या किसको कहते हैं, तो हमको ध्यान देना है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो कहलाती है हमारी सम संख्या, या जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? हमारी सम संख्याएं। इसी जगह पूछा जाए कि विषम संख्या किसको कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वो कहलाती है हमारी विषम संख्या, या जिसके इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9 आता हो। तो संख्याओं से रिलेटेड ये थोड़ी बहुत जानकारी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, कि अगर इन संख्याओं को एक छोटे मोटे तरीके से रिवीजन करके इसको जब हम एक बार पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद जब क्वेश्चन के सेशन पे हम लोग पहुंचेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, तो आपको क्वेश्चन लगाने में समस्या नहीं आएगी। तो अभी तक तो केवल मैथ कुछ चैप्टर उठा के पढ़ना चालू कर देते थे, लेकिन जब एकदम से संख्याओं की बारी आती थी तो रुक जाते थे कदम हम लोग के, क्योंकि हर एक चैप्टर में क्या है 5, 7, 8 टाइप के क्वेश्चन होंगे। लेकिन संख्या पद्धति की अगर बात की जाए तो इसका हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग टाइप है। तो इसका ध्यान देने के लिए, इस चैप्टर को अच्छे से लगाने के लिए, जब तक हमको संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में ना पता हो, संख्याओं की जानकारी ना हो कि कौन सी संख्या होती है, कितने तरह की संख्याएं होती हैं, किस संख्या को क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसको समझना क्वेश्चन देख के या संख्या देख के हम बता सकें कि ये कौन सी संख्या है, तो क्वेश्चन में समस्या नहीं आएगी। तो इसी को अगर एक बार रनिंग वे में फिर से ध्यान दिया जाए, तो हमारे पास था संख्या पद्धति 4 टाइप, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा, जिसमें हमारी मैथ में कौन सा सिस्टम, कौन सी संख्या पद्धति हमको पढ़नी होती है, दशमलविक संख्या प्रणाली। दशमलविक संख्या प्रणाली पे जब हम आगे बढ़े तो हमको मिला कि इसका बेस आधार 10 होता है। क्यों? क्योंकि 0 से 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं, अंक हैं, 10 अंक हैं।
हमारे, इसीलिए मैथ का आधार, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 है। उसको समझाया भी गया कि 10 की पावर के रूप में ही इसको लिखा भी जाता है। और इसके आगे जब हम लोग बढ़े, संख्याओं को दो भागों में फिर बांटा हमने, एक पूर्णांक संख्या और दूसरी भिन्न संख्या। पूर्णांक और भिन्न को एग्जाम्पल देके बताया भी गया कि 450 लिखा है केवल, तो ये सही नहीं लिखा है। इसको हम लिखते हैं 450.00। तो यहाँ पर जो 450 है, दशमलव के बाईं तरफ वाला पार्ट है, भाग है, ये हमारे पूर्णांक संख्या कहलाती है, और इधर वाली भिन्न संख्या। तो ये दर्शाती है कि हमारी मैथ में यूज़ किसका है, किस तरह के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी चाहिए हमको, दशमलविक संख्या प्रणाली के बारे में, जिसको पूर्णांक और भिन्न, यानी एक संख्या दो रूपों में लिखी जाती है, पूर्णांक और भिन्न के रूप में। दशमलव के पहले वाला भाग पूर्णांक और दशमलव के बाद वाला भाग भिन्न कहलाता है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसका आपको ध्यान देना है। और आगे अगर बढ़ें तो फिर दो रूपों में बढ़ गई संख्याएं हमारी, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। जिसके लिए आपको दो चीज़ें और बताई गई कि अंश और हर पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल आपके सामने 5/1, 1/2, -3/4, इसका ध्यान। और आगे जब हम बढ़े, अपरिमेय पे आए, तो अपरिमेय के लिए आपको क्या बताया गया, जिसको विभाजित ना किया जा सके या जो आवृत्ति ना हो, विभाजित ना किया जा सके, √2, √3, √5, √6, √7, इनको विभाजित नहीं कर सकते। और जो आवृत्ति ना हो, जैसे 1/3 है तो 0.3333, देखिए आवृत्ति हो रही है इसकी, तो आवृत्ति ना हो तो वो अपरिमेय है, और आवृत्ति हो रहा है तो वो परिमेय की श्रेणी में चला जाएगा, वो अपरिमेय नहीं कहलाएगा। तो इसका ध्यान कि परिमेय के बारे में तो हम लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन अपरिमेय का ध्यान नहीं देता कोई, कि परिमेय तो मालूम है P/Q के फॉर्म में लिख दिया, अपरिमेय को कोई डिस्क्राइब नहीं करता। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि अपरिमेय वो संख्या जिसको विभाजित न किया जा सके या जो आवृत्ति ना हो। इसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़े तो हमारे सामने क्या आया, परिमेय को फिर दो भागों में बांट दिया, पूर्णांक और भिन्न के रूप में। पूर्णांक में हमारा दशमलव के बाईं तरफ वाला भाग पूर्णांक और दशमलव के दाईं तरफ वाला भाग हमारा भिन्न कहलाता है। उसके बाद ये रियल नंबर लाइन वास्तविक संख्या है, रेखा है कि बीच में 0 आ गया हमारा। इसके इधर साइड अगर हम बढ़ते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, और इसके दाहिनी साइड जब हम बढ़ते हैं तो हमको धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। फिर इसी प्रकार पूर्णांक को फिर हमने पार्ट में डिवाइड किया, तो वो फिर सामने आया हमारे कि पूर्ण संख्या, होल नंबर किसको कहते हैं, 0 से शुरुआत होके अनंत तक पहुंच जाइए, ये हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं, 1 से शुरुआत करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो ये कहलाएंगी हमारी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। फिर आया नंबर अभाज्य संख्याओं का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अभाज्य संख्याओं वाले भाग पे अगर हम ध्यान दें कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित ना हो और वह दोनों अलग अलग हों, या उसके शॉर्ट में परिभाषा, एक और अच्छे शब्दों में परिभाषा, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिसके केवल दो अलग अलग गुणनखंड हों। फिर उसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों, वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्या। एक के लिए क्वेश्चन जो बनता है कि एक भाज्य है कि अभाज्य, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, एक ना भाज्य ना अभाज्य, दोनों श्रेणियों में नहीं रखा जाता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2 से स्टार्टिंग होती है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2।
सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद आता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के नाम पे ये 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बने हैं, इनका आपको ध्यान देना है। तो उसके बाद फिर आता है सम और विषम में कि सम संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो कहलाती है हमारी सम संख्या, और जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो। और दूसरा आता है हमारा विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं और जिनके इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9 आता हो। तो ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन, छोटा सा वर्गीकरण संख्याओं से रिलेटेड। और इसको जब हम लोग ठीक से एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो जब अगले लेक्चर में हम लोग की मुलाकात फिर से होगी और जब हम उसके क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो उस समय हमको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके बेसिक को आप लोग ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, इसका ध्यान से सीक्वेंस वाइज एक नोट्स तैयार करिएगा। और उसके बाद जैसे ही हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और इसके क्वेश्चनों से परिचय होगा, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जानकारी है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए हम लोग की मुलाकात फिर से होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।